मैंने मजदूरी आशा से अधिक पाई है, किंतु आपके सम्मुख कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वह मेरी उद्दंडता है, किंतु मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगी और मेरी बातों पर नाराज नहीं होंगी। मुझे यहाँ बहुत सी बातें आश्चर्यजनक लग रही हैं। मैंने आप जैसी रूपवती कोई भी महिला नहीं देखी। मुझे यह देखकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ है कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है। बगैर पुरुष के स्त्रियों का रहना और बगैर स्त्रियों के पुरुषों का रहना दोनों ही बहुत अजीब बातें हैं। मजदूर बातूनी तो था ही, इसलिए बोलता चला गया। उसने बगदाद नगर में प्रचलित तरह तरह की कहावतें सुनाई। इनमें से एक यह थी कि जब तक 4 व्यक्ति एक साथ भोजन न करें, भोजन में स्वाद नहीं आता और खाने वाले तृप्त नहीं होते। उसका आशय यह था कि उन स्त्रियों के बीच में वही पुरुष और दूसरे उन 3 के अलावा चौथा व्यक्ति भी वही है, इसलिए भोजन के समय उसे भी खाने के लिए बिठा लिया जाए। जुबैदा उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, तू अपनी बेकार की बातें और सलाहें अपने पास रख। हम तीनों स्त्रियां बहनें हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह चलाती हैं और इस तरह चलाती हैं कि किसी को पता नहीं चलता। हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारे भेद को जाने। मजदूर ने कहा, मेरी मालकिन, आप तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती हैं, लेकिन आप मुझे भी निरक्षर और गंवार न समझें। यह तो भाग्य की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, वरना मैंने बहुत सी इतिहास और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं। आप कहें तो आपको एक कहावत आपकी सेवा में उपस्थित करूं। यह कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ति से अपना भेद न छुपाए, क्योंकि चतुर व्यक्ति को किसी का भेद छुपाए रखना आता है। अगर आप मुझ पर अपना कोई भेद प्रकट करेंगी तो वह ऐसा ही होगा जैसे कोई चीज किसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए और ताले की चाबी खो जाए। जुबैदा समझ गई कि यह मजदूर बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है और इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं और इसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया जा सकता है। फिर भी उसने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मजाक में कहा, देखो भाई, हमने तो पैसा और मेहनत लगाकर इस भोजन को तैयार किया है, तुमने तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया, फिर तुम्हें अपने खाने में क्यों सम्मिलित करें? साफी ने भी उससे कहा, तुमने यह कहावत तो सुनी होगी कि छूछा किन पूछा। इन बातों का बेचारे मजदूर के पास कोई उत्तर न था और उसने कहा कि आप लोग ठीक कहती हैं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अमीना ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और कहा, इसे यहीं रहने दो, यह अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करेगा और अपने विनोदी स्वभाव के कारण हमें हंसाता रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम यह जबरदस्त किस्म का मस्खरा है। बाजार में यहाँ तक सारे रास्ते यह हंसी मजाक की बातों से मुझे हंसाता आया है। मजदूर को अमीना की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उसने कहा, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे अपने साथ रहने दे। मैं गरीब हूँ, किंतु किसी का उपकार मुफ्त में नहीं लेना चाहता, और तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अपनी कृपा के बदले यह मजदूरी जो आपने मुझे दी है वह स्वीकार कर लीजिए। यह कहकर मजदूर ने जुबैदा के सामने मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए। जुबैदा ने मुस्कुराकर कहा, हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। तुम हमारे साथ रहकर हमारे खानपान में सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग चाहे जो कुछ करें उसके बारे में तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे। मजदूर ने यह स्वीकार कर लिया। इतने में अमीना ने अपनी बाहर जाने वाली पोशाक उतार दी और तंग कपड़ों में कमर कसे हुए उसने नाना प्रकार के व्यंजन, कलियां, कीमा, कोफ्ता, कोरमा, कबाब और अन्य कई प्रकार के सामिश व्यंजन और उनके अलावा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं और मदिरा की सुराही और प्याले लाकर उचित स्थानों पर रख दिए। फिर तीनों बहनें वहां आकर बैठ गई और चौथी ओर मजदूर को भी बिठा लिया। मजदूर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने थोड़ा सा भोजन किया,
फिर अमीना ने मदिरा की सुराही उठाकर प्याला भरा और अपने देश की रीति के अनुसार पहले स्वयं पिया, फिर अपनी बहनों को दे दिया और चौथा प्याला मजदूर को दिया। मजदूर ने अमीना का आदरपूर्वक हाथ चूमकर प्याला ले लिया और उसे पीने के पहले इस आशय का एक गीत गाया कि जिस प्रकार इत्र से वायु सुगंधित हो जाती है, उसी प्रकार अगर पिलाने वाला मनोरम हो तो मदिरा में नई सुगंध आ जाती है। यह गीत सुनकर तीनों स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने एक दूसरे के बाद कई गीत शराब के नशे में गाए। इस रागरंग में बहुत देर हो गई और रात हो गई। साफी ने अपनी बहनों से कहा कि अब तो इस मजदूर को हमने खिला पिला दिया है, अब इसका कोई काम नहीं, इससे कहो अपने घर।